Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software engineer. And मैंने अपने कॉलेज टाइम में जो फर्स्ट ऑफर क्रैक किया था दैट वाज फ्रॉम इन्फोसिस। मैंने इन्फोसिस के InfyTQ एग्जाम एंड उसकी प्लेसमेंट ड्राइव्स के लिए फ्री रिसोर्सेज से ही अपनी प्रिपरेशन पूरी करी एंड आई वाज एबल टू क्रैक असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल इन इन्फोसिस। अभी जल्द ही इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट ड्राइव भी आने वाली है एंड इसीलिए मुझे यूट्यूब एंड लिंक्डइन पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस थे कि भैया इन्फोसिस की रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए प्रिपेयर कैसे करें, InfyTQ का एग्जाम पैटर्न क्या आता है, आपका इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिससे हम इन्फोसिस के लिए फ्री में प्रिपेयर कर सकते हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। सो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आंसर करूंगा एंड क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑफर था तो इससे मैंने क्या सीखा एंड मेरी क्या गलतियां थी ये सब भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, सो विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस में डिफरेंट प्रोफाइल्स की। इन्फोसिस की प्लेसमेंट ड्राइव में आपको 3 प्रोफाइल्स ऑफर होती हैं। सबसे पहली प्रोफाइल होती है असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर की। इसके अंदर आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है दैट इज ऑफ 3.6 लाख पर एनम। इन्फोसिस के अंदर जो आपको सेकंड प्रोफाइल ऑफर होती है दैट इज ऑफ स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और इसके अंदर आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है दैट इज ऑफ 6.5 लाख पर एनम। देन इसके बाद इन्फोसिस में जो थर्ड प्रोफाइल ऑफर होती है दैट इज ऑफ डिजिटल स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर एंड इसके अंदर आपको जो सैलरी पैकेज ऑफर होता है दैट इज ऑफ 9.5 लाख पर एनम। सो मैंने अपने कॉलेज में इन्फोसिस की हायरिंग ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए InfyTQ के लिए रजिस्टर कर दिया था। अब InfyTQ क्या है? InfyTQ इन्फोसिस का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर आपकी कोडिंग एंड एप्टीट्यूड की एक्सपर्टीज चेक करी जाती है एंड अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हो, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो देन आपको इन्फोसिस से इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। सो इसीलिए मैंने InfyTQ में रजिस्टर कर दिया था। अब इस एग्जाम के अंदर 2 मेन राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है InfyTQ सर्टिफिकेशन राउंड। इस राउंड के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है हैंड्स ऑन कोडिंग। इसके अंदर आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसको आपको जावा या पाइथन लैंग्वेज में कोड करना होता है। देन इसके बाद सेकंड सेक्शन होता है MCQ का जिसके अंदर आपको 10 जावा और पाइथन बेस्ड MCQs मिलते हैं एंड देन इसके बाद लास्ट एंड थर्ड सेक्शन होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS के MCQs का। इसके अंदर भी आपको 10 MCQs मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है एंड इस पूरे राउंड के अंदर अगर आप 65% या उससे ज्यादा स्कोर करते हो तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं। ओके, इस राउंड की टाइम लिमिट होती है 3 आवर्स एंड इस राउंड के अंदर आपको जावा या पाइथन में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही चूज करनी होती है एंड उसी लैंग्वेज में आपको अपने हैंड्स ऑन कोडिंग के क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं एंड उसी लैंग्वेज के बेसिस पे आपके MCQs भी डिसाइड होते हैं। सो जावा या पाइथन में से जिस भी लैंग्वेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज करना। ओके, अब अगर बात करें नेक्स्ट राउंड की, सो InfyTQ के एग्जाम में सेकंड राउंड होता है एडवांटेज राउंड। इस राउंड के अंदर एक ही सेक्शन होता है एंड दैट इज हैंड्स ऑन कोडिंग सेक्शन एंड इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट कोडिंग क्वेश्चंस मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है इजी कैटेगरी का, देन सेकंड क्वेश्चन होता है मीडियम कैटेगरी का एंड देन थर्ड क्वेश्चन होता है हार्ड कैटेगरी का एंड इसी वजह से इन क्वेश्चंस के मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्योंकि इजी कैटेगरी का है सो इसमें हमें मिलते हैं 50 मार्क्स, देन सेकंड क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी का है सो इसमें मिलते हैं हमें 75 मार्क्स एंड देन थर्ड क्वेश्चन क्योंकि हार्ड कैटेगरी का है सो इसमें मिलते हैं हमें 100 मार्क्स। सो इन टोटल ये पूरा राउंड 225 मार्क्स का होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यूजुअली एरे, स्ट्रिंग्स या सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में से आता है। बात करें अगर सेकंड क्वेश्चन की तो सेकंड क्वेश्चन यूजुअली ग्रीडी एल्गोरिथम्स या फिर बैक ट्रैकिंग से आता है एंड अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की देन थर्ड क्वेश्चन तो डेफिनेटली डायनामिक प्रोग्रामिंग का होता है एंड वही सबसे डिफिकल्ट भी होता है एंड इस पूरे राउंड की भी ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स। ओके, सो अपने कॉलेज टाइम में InfyTQ की रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। इन्फोसिस मेरी वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव्स थी एंड इसीलिए प्रिपरेशन कहाँ से करनी है इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो इसीलिए मैं डायरेक्टली चला गया था यूट्यूब पर एंड InfyTQ की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस देखने लग गया। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी एंड उन वीडियोस में से जो बेस्ट चैनल मुझे मिला दैट वाज ऑफ प्रेप इंस्टा। प्रेप इंस्टा के चैनल पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज की प्रिपरेशन प्लेलिस्ट होती हैं लाइक इन्फोसिस, विप्रो, TCS, DXT टेक्नोलॉजीज एंड मेनी मोर। सो इसीलिए मैंने अपनी इन्फोसिस की प्रिपरेशन के लिए इसी चैनल को चेकआउट करा एंड सिर्फ इस प्रिपरेशन के साथ मैं चला गया था InfyTQ के फर्स्ट राउंड में अपीयर होने एंड ये मेरी फर्स्ट मिस्टेक थी क्योंकि मैंने इन्फोसिस के बारे में कोई रिसर्च ही नहीं करी थी। इसके प्रीवियस इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी थी उन क्वेश्चंस की, लोगों के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, इसके बारे में मैंने कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करी एंड डायरेक्टली चला गया था InfyTQ के एग्जाम देने which was not correct। सो इसीलिए आप ये मिस्टेक रिपीट मत करना। किसी भी कंपनी की प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने से पहले उस कंपनी की रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कंपनी में पहले क्वेश्चंस कौन से पूछे गए हैं, क्या डिफिकल्टी है, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होती है एंड आपके उस प्लेसमेंट ड्राइव में सिलेक्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं।
ओके, बाय द वे अगर आप लीग से हटके कुछ करना चाहते हैं एंड गेम डेवलपमेंट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, देन Yandex गेम्स आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। Yandex गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी गेम्स, चाहे वो पीसी गेम्स हो या फिर वो मोबाइल गेम्स हो, किसी भी टाइप की गेम को पब्लिश करके वेब पे पोर्ट कर सकते हो एंड एक न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम को अनलॉक कर सकते हो। इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड एट द सेम टाइम ये प्लेटफॉर्म काफी इजी टू यूज भी है। सिर्फ एक डेवलपर की तरह रजिस्टर करो एंड अपनी गेम को पब्लिश कर दो। इसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन, इन गेम परचेजेस, एड्स, गेम प्रमोशन, इन सब को Yandex प्लेटफॉर्म काफी आसानी से हैंडल कर लेगा। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि Yandex आपकी गेम्स को प्रमोट भी करता है एंड आपको अपनी गेम्स की एडवर्टीजमेंट के लिए कोई मनी स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पर गेम पब्लिश करना भी काफी आसान है क्योंकि Yandex SDK इंटीग्रेशन प्लगइन्स यूज करता है जो कि मेजर गेम इंजन्स लाइक यूनिटी, कोकोस, कंस्ट्रक्ट 3, डिफॉल्ट एटसेट्रा इन सब के साथ काफी आसानी से वर्क करते हैं। Yandex गेम्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड ब्राउजर गेम प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड है एंड इसके मिलियंस ऑफ डेली एक्टिव यूजर्स भी हैं जिनकी मदद से आप अपनी ऑडियंस को मोबाइल स्टोर्स एंड वेब प्लेटफॉर्म्स तक एक्सपैंड कर पाओगे एंड अपने रेवेन्यू को ग्रो होता देख भी पाओगे। सो अगर आपको ये प्लेटफॉर्म इंटरेस्टिंग लगा एंड आप भी अपनी गेम्स को पब्लिश कर मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचाना चाहते हो, देन मैं इस प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। ओके, अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। सो अब मैं चला गया था अपने InfyTQ का राउंड 1 देने। ये राउंड ऑनलाइन ही था एंड जब मैंने अपना एग्जाम स्टार्ट करा तो मेरे सामने जो फर्स्ट सेक्शन आया था दैट वाज हैंड्स ऑन कोडिंग सेक्शन। इसके अंदर 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन आई थिंक स्ट्रिंग से था एंड दूसरा क्वेश्चन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में से था। दोनों ही क्वेश्चंस मुझे आसान से लगे थे एंड मैं उन्हें इजीली सॉल्व कर पाया था। देन इसके बाद मैं आगे बढ़ा MCQ सेक्शन पर। MCQ सेक्शन में भी मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिए थे। कुछ 2-3 क्वेश्चंस में मुझे डाउट था बट मैंने उन्हें भी मार्क कर ही दिया। ये राउंड 3 घंटे का था बट मेरा ये राउंड थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए मैंने अपने सॉल्यूशंस को एक बार और रिवाइज करा एंड देन फाइनली सबमिट कर दिया। अब इसके बाद मैं वेट कर रहा था रिजल्ट्स की। मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा ये वाला राउंड तो निकल ही जाएगा क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही सॉल्व कर ही लिए थे। एंड इसके कुछ दिन बाद रिजल्ट्स की लिस्ट आई एंड उसके अंदर मेरा नाम था एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड एंड दैट वाज एडवांटेज राउंड। अब इस नेक्स्ट राउंड यानी एडवांटेज राउंड में सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले थे एंड पुराने वाले राउंड के कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस राउंड में भी आसान कोडिंग क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे एंड इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं करी इस राउंड के लिए एंड ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जब मैंने सेकंड राउंड का टेस्ट स्टार्ट किया तब उसके फर्स्ट क्वेश्चन में ही इतनी बड़ी स्टोरी लिखी थी। मैं उसे देख के ही घबरा गया। वो एक्चुअली में उस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन था एंड मुझे वो भी काफी मुश्किल लग रहा था। मैंने सोचा कि बाकी दोनों कोडिंग क्वेश्चंस पढ़ के देखता हूँ, वो क्वेश्चंस और ज्यादा मुश्किल थे। मैं बिल्कुल शॉक ही हो गया था कि ये कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इन कोडिंग राउंड्स में। मेरा माइंड उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कोड क्या लिखूं इन सब के लिए। क्वेश्चंस ही समझ ही नहीं आ रहे थे तो कोड तो मैं क्या ही लिखता। बहुत मुश्किल से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को 2-3 बार और पढ़ा, थोड़ा बहुत वो क्वेश्चन समझ में आया, मैंने उसका कोड लिखना स्टार्ट किया। कोड लिखने पर थोड़े बहुत टेस्ट केसेस चले, थोड़े बहुत टेस्ट केसेस फेल हो गए। देन मैं उस फेल टेस्ट केसेस को समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों फेल हो रहे हैं एंड ऐसे करते करते मैं फर्स्ट क्वेश्चन सक्सेसफुली सॉल्व कर पाया था। बट बाकी दोनों क्वेश्चन तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हुए। मैंने उन दोनों क्वेश्चंस को काफ़ी बार पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश करी बट वो क्वेश्चंस मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहे थे एंड उनका सोल्यूशन मैं क्या लिखूं ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड इसी वजह से मैं उस पूरे एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। बाकी दोनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने का ट्राई किया बट वो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। जैसे ही उस टेस्ट का टाइम कंप्लीट हुआ वो टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया एंड इस टेस्ट के बाद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, इतना ज़्यादा लो फील कर रहा था मैं कि मैंने क्यों उस टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी एंड मुझे लग रहा था कि अब मैं इस प्लेसमेंट ड्राइव में आगे नहीं जा पाऊंगा। मेरा ये टेस्ट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है एंड अब इन्फोसिस में इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल पाई। इसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट्स आए जिनमें इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट थी एंड उस लिस्ट के अंदर बाय चांस मेरा नाम भी था। बट मैं सिलेक्ट हुआ था असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर प्रोफाइल के लिए जिसका पैकेज 3.6 लाख पर एनम है। थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि अगर मैं पिछले राउंड में अच्छे से परफॉर्म कर लेता देन मुझे एक बेटर प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलती। बट स्टिल कोई अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, मेरे लिए वही काफी बड़ी बात थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं इन्फोसिस की प्लेसमेंट ड्राइव से ही बाहर हो चुका हूँ एंड मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस इंटरव्यू के लिए एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करूंगा। मैंने GFG पर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब पर इन्फोसिस इंटरव्यूज की वीडियोस देखी एंड साथ ही साथ मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी प्रिपेयर किया। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था एंड अब मैं रेडी था इन्फोसिस का इंटरव्यू फेस करने के लिए। सो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन ही था इंटरव्यू। इंटरव्यूअर ने मीटिंग ज्वाइन करी, मैंने पहले से ही ज्वाइन कर रखी थी। उन्होंने अपने बारे में बताया, मुझसे मेरे बारे में पूछा, मैंने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर ही रखा था, सारा का सारा उन्हें बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया ऊप्स के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने मुझसे कुछ ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, DBMS से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, SQL की कुछ क्वेरीज लिखवाई।
देन उसके बाद उन्होंने मेरे रिज्यूमे को गो थ्रू करा, मेरे प्रोजेक्ट सेक्शन पे आए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, थोड़ा सा डिटेल में गए कि मैंने कैसे इंप्लीमेंट करा है, कोई अगर इशू आया तो उसे रिजॉल्व कैसे करा, एटसेट्रा। मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है। मैंने कहा कि मुझे जावा अच्छे से आती है। देन उन्होंने मुझसे कुछ जावा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जावा के बेसिक्स पे गए एंड वहाँ से क्वेश्चंस पूछने का ट्राई किया। मैंने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। एंड फाइनली उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या अगर आपको लैंग्वेज स्विच करनी हो, अगर आपको किसी और लैंग्वेज में स्विच करना हो तो आपको स्विच करने में कंफर्टेबल होगे। मैंने कहा हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे अगर लैंग्वेज स्विच करना होगा तो मैं उसमें कंफर्टेबल होऊंगा एंड थोड़ा सा सीखने के बाद मैं स्विच कर लूंगा। वो इस आंसर से सेटिस्फाइड लग रहे थे एंड उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से अब ये इंटरव्यू ओवर हो गया है, अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने उनसे इन्फोसिस के वर्क कल्चर के बारे में पूछ लिया था, जिस पर उन्होंने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया एंड इसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। मुझे पॉजिटिव वाइब्स तो आ रही थी बट स्टिल मैं वेट कर रहा था रिजल्ट की, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट ड्राइव थी एंड इसीलिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था। कुछ दिन के वेट के बाद फाइनली इन्फोसिस की मेल आती है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर असिस्टेंट सिस्टम्स इंजीनियर रोल एट इन्फोसिस। ये मेल पढ़ के मैं एंड मेरे घर पे सब काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑफर था एंड वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला डर होता है ना, वो हट गया था। इन्फोसिस के इस फर्स्ट ऑफर से मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला कि मैं प्लेसमेंट्स क्रैक कर सकता हूँ एंड साथ ही साथ इस प्लेसमेंट ड्राइव में जो मैंने मिस्टेक्स करी थी उनसे डेफिनेटली मैंने काफी कुछ सीखा। मैंने अपने लिए एक रूल बना लिया था कि अब से मैं किसी भी कंपनी की प्लेसमेंट ड्राइव में किसी भी राउंड में बैठूंगा, देन मैं उससे पहले उस राउंड के बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर करूंगा कि उस राउंड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, एटसेट्रा, ताकि उस राउंड में जाके मुझे कोई शॉक ना लगे। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आई होप आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।